हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक नया टॉपिक, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने लेक्चर नंबर 1 भी कवर करवा दिया है। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ साथ खाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं, और भी मैंने बहुत सारे एक्ट शुरू करवा रखे हैं, जैसे आपका पंजाब कोर्ट एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एक्ट, आईपीसी भी हमारा अभी ऑनलाइन चल रहा है। और भी हम धीरे धीरे करके आपको इस चैनल के अंदर सारा का सारा सिलेबस आपको हम कवर करवाने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको एक या दो वीडियो में हम छोड़ देंगे, सारा सिलेबस कवर करवा के चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2। अभी इसके ऊपर एक दो वीडियो और बननी बाकी है, तो हम शुरू करते हैं पहले अपना इसको टॉपिक को, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2। हमने अपनी पिछली वाली वीडियो के अंदर सेक्शन 37 और 42 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहले हमारा सेक्शन 38। अब अगर हम बात करें हमारे सेक्शन 38 की, सेक्शन 38 क्या कहता है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स की कि किस किस कंडीशन में क्या क्या इफेक्ट होंगे। सेक्शन 38, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या मतलब हुआ। जब हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड अ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू अ प्रोमिसी। जब एक प्रोमिसर ने, अब ये प्रोमिसर कौन होता है ये हम सेक्शन 2A में पढ़ के आ गए हैं। और वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड अ ऑफर, जब एक प्रोमिसर ने ऑफर दिया, किसको दिया, प्रोमिसी को दिया। किस लिए दिया, परफॉर्मेंस के लिए दिया। जब एक ऑफरर ने, एक प्रोमिसर ने एक अपना ऑफर दिया प्रोमिसी को, ऑफरी को, किसी काम को करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। अब जब वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ, ऑफर एक्सेप्ट कौन करता है, ऑफर एक्सेप्ट करता है हमारा ऑफरी या प्रोमिसी, लेकिन उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा। तो उस पोजीशन में क्या प्रोमिसर अपने पार्ट पर जिम्मेदार होगा या नहीं होगा, हमें ये देखना है। तो लिखा है द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, नॉर डज ही देयर बाय लॉज एनी राइट अंडर दिस एक्ट। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए है ऑफरर या प्रोमिसर, बी है प्रोमिसी, अब ए ने ऑफर किया कि मैं तेरे को 1000 रुपए में अपना कुछ गुड्स बेचूंगा। अब गुड्स सपोज कर लो चावल थे।
इसने ए ने ऑफर किया बी को कि मैं तेरे को 1000 रुपए में अपने पास पड़े हुए जो चावल है वो बेचूंगा, लेकिन यहाँ पर बी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, बी ने यहाँ पर उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो क्या ये किसी तरीके का एग्रीमेंट फॉर्मेशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसकी तरफ से तो एक्सेप्टेंस आई नहीं। अब अगर इन केस कल को ये जो ए है चावल उसको भेजने में एलिजिबल नहीं होता या चावल भेजने में अनेबल हो जाता है किसी भी कारण से, तो बी इसके ऊपर दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी ने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी थी। तो यहाँ पर ये जो ए है अपने प्रॉमिस के लिए लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब बी से कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली तो हमारा कोई प्रॉमिस ही नहीं बना। अब जब प्रॉमिस नहीं बना तो हमारा एग्रीमेंट नहीं बनेगा। जब एग्रीमेंट नहीं बना तो प्रॉमिसर अपनी बात के लिए लायबल नहीं होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एवरी सच ऑफर, यहाँ पर 3 कंडीशन हमें देखनी पड़ेंगी। क्या है पहली कंडीशन? एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। अब वो क्या कंडीशन है? पहली, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब जो हमें दिख रहा है वो का वही होना चाहिए, कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मतलब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बनेगा ऑफर या जो प्रॉमिस बनेगा ये एक स्पेसिफिक टाइम में होना चाहिए और एक स्पेसिफिक प्लेस के अंदर होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड अंडर सच सर्कमस्टांसिस दैट पर्सन टू होम इट इज मेड, मतलब टू होम का मतलब यहाँ पे कौन हुआ? प्रोमिसी। पर्सन टू whom it is made, it is may have reasonable opportunity of ascertaining him। मतलब ये है कि खाली ऑफरर के ऑफर देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये जो ऑफरी है इसके पास भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो इसके मामले में छानबीन कर सके, जो भी उसको सामान दिया जा रहा है उसके मामले में छानबीन कर सके। दैट द पर्सन बाय whom it is made एबल एंड विलिंग देयर। छानबीन क्या करेगा? कि जो प्रोमिसी को प्रोमिसर ऑफर दे रहा है क्या वो प्रोमिसर उस ऑफर को देने लायक भी है? क्या वो प्रोमिसर उसका असली मालिक भी है? क्या उस प्रोमिसर के पास उस सामान का टाइटल भी है? ये सब छानबीन कौन करेगा? प्रोमिस ही करेगा, और उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं करना चाहिए। एंड देन टू डू द होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड बाय द प्रॉमिस टू डू। मतलब जब हम एक ऑफरर ऑफरी को कोई ऑफर देगा तो उस केस में ये प्रॉमिस ही अपनी तरफ से पूरी छानबीन कर सकता है कि वो जो प्रोपोजर है, वो जो प्रॉमिसर है, उसके पास उस गुड्स का टाइटल है या नहीं, क्या वो उसको देने लायक है भी या नहीं, जो वो उसको सामान बेच रहा है या बेचने का वादा कर रहा है वो उसका वाकई में सामान है या नहीं। ये सब चीजें भी वो डिस्कस कर सकता है, वो छानबीन कर सकता है। कौन? प्रॉमिसी। ये भी इसकी कंडीशन है। अब तीसरी अगर हम बात करें, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू प्रोमिसी। कोई ऐसा ऑफर है जो हम भविष्य में कभी भी देंगे। ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग, द प्रोमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड बाय द प्रॉमिस टू डिलीवर। मतलब जो प्रोमिसर प्रोमिसी कर रहा है, जो प्रोमिसर किसी प्रोमिसी को प्रॉमिस कर रहा है कि भैया मैं तेरे को एक्स वाई जेड डेट पर एक्स वाई जेड सामान दे दूंगा। सपोज एक एक प्रोमिसर है, उसने बोला कि मैं तेरे को 10 अगस्त को 100 किलो चावल दे दूंगा। तो यहाँ पर वो जो प्रोमिसी है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये छानबीन करे कि ये जो वादा कर रहा है क्या ये उसको निभाने लायक भी है, क्या इसके बाद इतना स्टॉक पड़ा हुआ है कि ये मेरी पूर्ति कर सकता है। An offer to one of several joint promisee has the same legal consequence as an offer to all of them। अब अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन की बात करें तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब कॉन्ट्रैक्ट ए, अब यहाँ पर ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर टू बी एट हिज वेयर हाउस
ऑन 1 March 1873 100 bales of cotton at particular quantity. ए ने बी को प्रॉमिस किया कि जो कॉटन उसके गोदाम में पड़ा है, सपोज 100 बेल कॉटन उसके पास पड़ा है, तो वो उसको बेच देगा 1 मार्च को। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि जो कॉटन उसके गोदाम में पड़ी है वो बी को बेच देगा 1 मार्च को। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस विद द इफेक्ट स्टेटेड इन द सेक्शन, ए मस्ट ब्रिंग द कॉटन टू बी वेयर हाउस ऑन अपॉइंटमेंट डेट under such circumstances that B have a reasonable opportunity of satisfying him that the thing is offered is cotton and quality contracted for, and that there is 100 bales. अब इसके अंदर ये बात कही जाएगी, सपोज कर लो कि ए ने बी को बोला कि मैं तेरे गोदाम में अपने पास जो पड़ा हुआ है 100 बेल कॉटन 1 मार्च को दे दूंगा। अब जब वो सप्लाई की जाएगी तो वो ए उसी दिन करेगा। पहली चीज तो ये है, अगर 1 मार्च को बोला तो 1 ही मार्च को करेगा। दूसरी चीज, अगर बी के गोदाम के खुलने का समय सपोज कर लो सुबह 10 से रात को 8 बजे तक का है, तो वो इस समय के बीच में आकर के ए इसको देगा और उतना टाइम बी को देगा कंफर्म करने के लिए कि जो मैं कॉटन लाया हूँ उसी क्वालिटी का है जो हमारी बात हुई थी, जो मैं कॉटन लाया हूँ उतने ही बेल्स हैं जितने मैंने बात हुई थी, जो मैं कॉटन लाया हूँ वो उसी प्रीमियम क्वालिटी का है जो मेरी बात हुई थी। अब ये जो बी छानबीन करेगा तो उस पॉइंट पर ए उसको पूरा पूरा टाइम देगा कि तू अपने लेवल पर अपने सेटिस्फेक्शन कर ले। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे रिपीट हो गया था। अब हम बात करते हैं सेक्शन 43। सेक्शन 43 की अगर हम बात करें, अब इसके अंदर ऐसा भी हम मान सकते हैं कि ये तो खाली ए ने बी को प्रॉमिस किया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी डी तीनों को प्रॉमिस, चारों को प्रॉमिस कर दे, तो यहाँ पर ए को उन चारों को भी उसी तरीके से सेटिस्फाई करना पड़ेगा जैसे उसने बी को किया था। यहाँ तक कि, और ये बात होता है जॉइंट प्रॉमिसर। अब ये क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं। सेक्शन 43, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म व्हेन टू और मोर पर्सन मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिल करके एक कॉमन प्रॉमिस करते हैं, द प्रोमिसी में, उस कंडीशन में जो प्रोमिसी होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी कंपेल एनी वन ऑफ देम, वो किसी को भी तगादा कर सकता है टू परफॉर्म द होल प्रॉमिस। अब सपोज कर लो ए है, बी है, सी है, डी है। ए है, बी है, सी है, डी है। अब इन इन चारों ने मिलकर क्या किया, एक कंबाइन प्रॉमिस किया ई को कि हम सब मिलकर तेरे को 10,000 मैं दूंगा, 10,000 मैं दूंगा, 10,000 मैं दूंगा, 10,000 मैं दूंगा, मतलब हम सब मिलकर तेरे को 40,000 रुपये देंगे। तो यहाँ पर ई खाली डी को भी बोल सकता है कि भाई मेरे 40,000 रुपये ला के दो, खाली बी को भी बोल सकता है मेरे 40,000 रुपये ला के दो। तो ये इसका मतलब होता है कि अगर इन चारों ने कंबाइन प्रॉमिस किया है कि हम तेरे को 40,000 रुपये देंगे, कि हम तेरे को 40,000 रुपये देंगे, तो उस केस के अंदर ए ये ई किसी को भी बोल सकता है इन चारों में से, भाई मेरे 40,000 रुपये का क्या हुआ। तो अब चाहे 5,000 ये दो, 15 ये दो, 10 ये दो और 5 ये दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इन चारों ने प्रॉमिस किया तो ई को तो अपने 40 से मतलब है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब इसके कुछ कंडीशन है वो भी हम देख लेते हैं क्या कंडीशन होगी। अब यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें, ईच प्रॉमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, पहली तो ये है कि भैया जितनी बात हो रखी है उतने के लिए हर एक प्रॉमिसर लाइबल है। अगर मैंने ऊपर बात करी कि अगर चारों ने बोला है कि हम 10,000 रुपये देंगे, तो वो हर एक आदमी अपने उस बात के लिए लाइबल है।
ए ने बोला 10,000 रुपये, बी ने बोला 10,000 रुपये, सी ने बोला 5,000 रुपये और डी ने बोला 10,000 रुपये। तो ये चारों अपनी अपनी वैल्यूबल लाइबल होंगे। पहली चीज तो ये होगी। Each of two or more joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of promise unless a contrary intention appear from the contract. जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर नहीं हो जाती, जब तक कि कोई गलत इंटेंशन अपीयर नहीं हो जाती, तब तक वो चारों के चारों पार्टनर्स इक्वल रेशो में जो प्रॉमिस किया गया है उस अमाउंट का इक्वल रेशो में कंट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? मतलब हम ये समझ गए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जितने भी पार्टनर, सपोज 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, वो उस अमाउंट को बांटने का पूरा पूरा करेंगे। और वो अमाउंट कैसे बांटा जाएगा? इक्वली। अब शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन हमें लॉस शेयरिंग करनी है, तो वो कैसे होगी? इफ एनी वन ऑफ देम or two or more joint promisor make default in such contribution, suppose कर लो A, B, C, D, इन चारों ने मिलकर प्रॉमिस किया कि हम 10 मैं दूंगा, 10 मैं दूंगा, 10 मैं दूंगा, 10 मैं दूंगा। E को प्रॉमिस किया कि हम तेरे को 10-10 करके चारों मिलके 40,000 रुपये दे देंगे। लेकिन ये डी महाराज भाग गए, ये डी महाराज भाग गए। तो ये जो ई है, इसको तो अपने पूरा 40 चाहिए। तो ये ई इनको बोलेगा भैया इन डी के हिस्से के पैसे भी तुम ही मेरे को दोगे। कैसे दोगे मुझे नहीं पता, इसको तो अपने 40 से मतलब है ना। अब डी भाग गया, इसकी क्या गलती? तो ये ए बी सी से डी के हिस्से के पैसे भी रिकवर कर सकता है, यही बात लिखी है। इफ एनी वन ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रॉमिसर मेक्स डिफॉल्ट इन such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in equal shares. बताया मैंने आपको, अगर डी भाग गया तो उसका जो कंट्रीब्यूशन का पैसा होगा वो ए और बी सी तीनों मिल करके देंगे। अब इसका हम पढ़ लें एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और entitle the principal to recover anything from surety on account payment made by the principal। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मिस्टर एक्स है, वो है प्रिंसिपल, मिस्टर वाई है, इन्होंने लेना था लोन। अब इनकी श्योरिटी दी थी मिस्टर जेड ने, ये बन गया श्योरिटी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब जेड ने अपनी श्योरिटी दे दी और एक्स ने इनकी श्योरिटी के बिहाफ पर वाई को लोन दे दिया, लोन दिया सपोज 10 लाख रुपए का। अब ये वाई महाराज लोन लेके भग लिए, फरार हो गए। तो अब इसकी भरपाई कौन करेगा? ये जेड करेगा, श्योरिटी करेगा। और ये जो प्रिंसिपल है अपने इस लॉस की भरपाई श्योरिटी से करेगा। श्योरिटी कौन हुआ? जेड हुआ। यही लिखा हुआ, मतलब नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग। मतलब अगर किसी श्योरिटी ने अपनी श्योरिटी किसी के लिए दी है और वो आदमी भग गया, वो आदमी भाग गया, फरार हो गया, तो उस केस में जो प्रिंसिपल है जिसने पैसा दिया है वो उस लॉस की भरपाई उस श्योरिटी से करेगा, उस पेमेंट की भरपाई करेगा। और जो श्योरिटी है उसको पैसे देने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसने उस आदमी की श्योरिटी दी थी। अब इसकी हम देखते हैं इलस्ट्रेशंस। ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी 3,000। ए बी सी इन्होंने तीनों ने मिलकर के, ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने मिल करके जॉइंट प्रॉमिस किया है पे करने का डी को 3,000 रुपये। अब डी जो है इस केस में ए को भी बोल सकता है भाई मेरे 3,000 रुपये कहाँ गए, बी को भी बोल सकता है भाई पैसे कहाँ गए, सी को भी बोल सकता है भाई मेरे पैसे कहाँ गए, या फिर ये इन तीनों को कंबाइन बोल सकता है, या फिर
इंडिविजुअल भी बोल सकता है, क्योंकि डी को सिर्फ अपने 3,000 से मतलब है। चाहे वो तीनों एक साथ दो, चाहे ए और बी दो, चाहे बी और सी दो, चाहे सी और ए दो, चाहे कोई एक दो, चाहे सारे मिलके दो, तो यहाँ पर डी किसी को भी कंपेल कर सकता है। ये इलस्ट्रेशन पहली है। दूसरी, ए बी सी इन्होंने जॉइंट प्रॉमिस किया वही डी को 3,000 रुपये देने के लिए। अब आगे क्या हुआ, सी इज कंपेल्ड टू पे द होल, ए इज इंसॉल्वेंट, but his assets are sufficient to pay one half of his debt. C is entitled to receive 500 रुपए। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। एग्जाम्पल है, समझ लो इसको। ए बी सी इन तीनों ने प्रॉमिस किया डी को कि हम तेरे को 3,000 रुपये देंगे। अब जब कोई एग्रीमेंट नहीं बना तो हम यही मानेंगे कि 1,000 ये देगा, 1,000 ये देगा और 1,000 ये देगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि ये ए जो है ये हो गया दिवालिया, इंसॉल्वेंट। ये हो गया दिवालिया। अब इसने क्या किया, हाथ खड़े कर दिए, लेकिन इसके जो एसेट थे उनकी वैल्यू थी 500 रुपए की। इसके जो एसेट थे उसकी वैल्यू थी 500 रुपए की। अब इस केस में क्या हुआ, सी ने ए के ए के पैसे भी भर दिए। सी ने ए के पैसे भर दिए, मतलब अपने 1,000 तो भरे ही, प्लस ए के 1,000 भी भर दिए, मतलब इसने 2,000 रुपये भर दिए। तो क्या अब ये जो 500 रुपये हैं ये सी लेने का हकदार होगा? बिल्कुल होगा। तो अब ये जो एसेट से 500 रुपये आए हैं ये सी को मिलेंगे। तो मतलब अगर उसने पे किया है 1,000 रुपये ए के बिहाफ पर, तो सी को मिलेंगे 500 रुपये, क्योंकि वो उसके एसेट के थे। अब बात आई जो बाकी डिफरेंस अमाउंट कितना बचता है हमारा, 500 रुपये यहाँ से आ गए, 500 रुपये यहाँ से आ गए, टोटल अमाउंट था 3,000 रुपये। 500 रुपये यहाँ से आ गए, अभी भी तो ये 2,500 रुपये बचता है ना। तो ये जो 2,500 रुपये का कंट्रीब्यूशन होगा ये बी और सी में इक्वल होगा, मतलब 1,250 और 1,250। इसका कंट्रीब्यूशन ऐसे होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन सी, ए बी सी वही जॉइंट प्रॉमिस किया था डी को 3,000 रुपये देने का। अब जो सी है वो पैसे देने के लिए लायक ही नहीं बचा, दिवालिया हो गया फिर से। एंड ए इज कंपेल्ड टू पे होल। अब ऊपर वाले केस में ए की प्रॉपर्टी से 500 रुपये तो आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आया सी की तरफ से और सारा पैसा ए ने भरा है। तो ये जो लॉस शेयरिंग होगी ये दोनों में इक्वल होगी। इसको भी समझ लेते हैं। ए बी सी वही सेम बात, प्रॉमिस किया डी को देने के लिए 3,000 रुपये इक्वल रेशो में। अब यहाँ पर ये जो सी महाराज है ये कह रहे भैया अपने पास तो कुछ है ही नहीं, इंसॉल्वेंट हो गए। अब जहाँ पहले इनको 1,000 देने थे तो इसके तो 1,000 गए। अब इसका जो दो रेशो में बटेगा 500 रुपये और 500 रुपये, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे। तो मतलब ए और बी 1,500 ए भरेगा और 1,500 बी भरेगा। अब हालांकि इसकी पूरी पेमेंट 3,000 रुपये की ए ने करी हो, लेकिन जब डिवाइडेशन होगा तो ए के भाग के पास को 1,500 आएंगे और बी के भाग के 1,500 आएंगे।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए एंटाइटल है बी से 1500 रुपये रिकवर करने के लिए, क्योंकि उसने वो पेमेंट सारी अपने आप की थी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा अगला इलस्ट्रेशन। ए बी सी फिर से जॉइंट प्रॉमिस किया डी को 3000 रुपये देने के लिए। ए एंड बी बीइंग ओनली श्योरिटी ऑफ सी, सी फेल्स टू पे, ए एंड बी आर कंपेल्ड टू पे होल ऑफ देम। इसके अंदर भी कुछ ऐसी बात समझ लेना कि ए बी सी इन तीनों ने मिलकर डी को प्रॉमिस किया। अब प्रॉमिस करने के बाद हुआ ये कि जो है ए और बी ने चौड़ चौड़ में आकर सी के ब्याह पर अपनी श्योरिटी दे दी और सी पैसे लेके भाग गया। अब जब सी भाग गया तो जो प्रिंसिपल है वो तो श्योरिटी को पकड़ेगा ना, भाई पैसे कहाँ हैं मेरे। तो जो वो 3000 का डिवाइडेशन है वो फिर ए और बी में हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने श्योरिटी ली थी सी की। अब श्योरिटी ली थी तो आप भुगतो। ये आपको बात समझ में आई। अब हम देखते हैं सेक्शन 45। अब हम बात करेंगे डिवोल्यूशन ऑफ राइट के बारे में, जो कि हमारा बात करता है सेक्शन 45। व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली, जब एक आदमी दो या दो से ज्यादा लोगों को प्रॉमिस करता है तब क्या होता है। देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट and between him and then with them during the joint life after the death of any of them, with the representative of such disease person jointly with the survivor or survivors after the death of the last survivor with representative of all jointly। यहाँ तक की बात आपको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आई होगी, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। जब एक आदमी किसी दो या दो से ज़्यादा आदमी को प्रॉमिस करता है जॉइंटली, और जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर नहीं होती, तो उस केस के अंदर जो क्लेम करने का राइट होता है, जो उस परफॉर्मेंस को क्लेम करने का राइट होता है, किसके बीच में, प्रॉमिसर और प्रॉमिसर के बीच में, तो उसके अंदर भी हम जॉइंटली परफॉर्मेंस का राइट क्लेम कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है। और अगर वो पार्टी मर जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम का मतलब कौन, ए बी सी डी को हमने जॉइंटली प्रॉमिस किया, ये मर गया, तो क्या होगा, तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बी के बिहाफ पर काम करेंगे। विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिजीज पर्सन जॉइंटली विद द सर्वाइवर एंड सर्वाइवर्स। बी मर गया तो इसके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली। मतलब पहला कंडीशन खाली बी मरा, अब दूसरी कंडीशन में ए बी सी डी चारों मर गए, तो इन चारों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। इसको हम इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5000 रुपीज, ए आदमी है, 5000 रुपए lent to him by B and C, promise B and C jointly to repay them that sum with interest on a specified date. B dies, B मर गया, the right to claim performance rests to B representative jointly with C। मतलब ये है कि A ने B और C से 5000 रुपये कंबाइन में लिए थे। ए महाराज ने 5000 रुपये लिए थे बी और सी जॉइंटली, सपोज 2500 2500, और इसने प्रॉमिस किया था कि मैं 1 मार्च को पैसे दे दूंगा। अब हुआ ये 28 फरवरी को इसकी डेथ हो गई बी की। अब डेथ हो गई तो क्या ये जो बी ने 2500 रुपये दे ये भूल जाए,
इसके जो 2500 रुपये रिकवर करेगा बी के, वो बी का कोई रिप्रेजेंटेटिव करेगा। पर क्या वो अकेला करेगा? नहीं, वो सी के साथ मिल करके करेगा, क्योंकि जब पैसे दिए गए थे तो इन दोनों ने मिल के दिए थे। तो जब पैसे लिए जाएंगे तो भी ये दोनों मिल के लेंगे, लेकिन अब जब बी रहा ही नहीं तो कौन लेगा? बी का रिप्रेजेंटेटिव लेगा। 2500 तो ये लेगा और 2500 ये लेगा, और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट होगा तो वो दोनों आपस में बांट लेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन 47, और ये आज के सेशन का लास्ट सेक्शन होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस की। टाइम, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। जहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड हमें दे रखा है, उस केस में क्या होगा? व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन सर्टेन डे, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 1 फरवरी को आके पैसे दे दूंगा, तो क्या होगा? एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, द प्रोमिसर may perform it at any time during usual hours of business on such day and at the place at which the promise ought to be performed। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं इसको, इलस्ट्रेशन ही इसमें दे रखी है, इसी को देख लेते हैं। ए प्रॉमिस, एक आदमी है, इसने बी को प्रॉमिस किया। ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स एट बी वेयर हाउस, ए ने बी को प्रॉमिस किया। प्रॉमिस क्या किया? कि मैं तेरे को तेरे गोदाम में, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को तेरे गोदाम में सामान भिजवा दूंगा। कब भिजवा दूंगा? 1 जनवरी को भिजवा दूंगा। अब यहाँ पर ये डेट सर्टेन हो गई कि सामान इसी तारीख को आएगा, 1 जनवरी को आएगा। अब ऑन दैट डे ए ब्रिंग द गुड टू बी वेयर हाउस। अब ले भी आया, ए ले भी आया गुड्स, लेकिन जो बी के गोदाम खुलने का समय था 10 से 4 का था, सुबह 10 से 4 बजे का था, लेकिन ए सामान लेके आया है शाम को 5 बजे। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 1 जनवरी को सामान तेरे गोदाम में पहुंचा दूंगा, पहली चीज। अब बी के गोदाम खुलने का समय था 10 से 4 बजे तक, सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक, लेकिन ए ने गोदाम में सामान पहुंचाया शाम को 5 बजे। तो यहाँ पर ये फैसला करना है कि क्या ये जो ए ने अपना प्रॉमिस पूरा परफॉर्म किया या नहीं किया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इसने अपना प्रॉमिस पूरा परफॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब ए को पता है कि इसके ऑफिस खुलने का समय 10 से 4 बजे तक का है, तो उसको जो सामान मिल जाने चाहिए थे वो भी 10 से 4 के बीच में ही मिलने चाहिए थे। अब उसने सामान क्योंकि तय समय के बाद पहुंचाया है, तो वो माने जाएंगे कि भैया ये सामान बी को रिसीव्ड नहीं हुए। और जब बी को सामान रिसीव्ड नहीं हुए तो ए ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। ए हैज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस। मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई प्रॉमिस परफॉर्म करते हो और उसके अंदर टाइम एक एसेंस एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, तो आपको उसी टाइम के अंदर अंदर उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको पता है कि बी के गोदाम के यूजुअल आवर्स 10 से 4 बजे के हैं, तो आपको उसकी डिलीवरी भी 10 से 4 के बीच में ही करनी चाहिए थी। अगर आपने उसके बाद किया है तो आप अपना प्रॉमिस पूरा करने में एलिजिबल नहीं थे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? आज हमने पार्ट 2 ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया है। अभी इसके ऊपर 1-2 वीडियो और बनेंगी, 1-2 लेक्चर और होंगे, तो आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियोस भी हमने कवर कर ली हैं, वो आपको रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट के अंदर गिवन है। अगर आपको वो आपने वो पहले नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके अंदर आपको एक एक टॉपिक के बारे में सब कुछ गिवन है। और एक और इन्फॉर्मेशन, अब से सेम टाइम पर हम डेली आने वाले हैं, मंडे टू सैटरडे
और संडे को हम MCQ टेस्ट रखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस देन प्लीज़ कमेंट इट ऑन कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।